सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ अपोजिशन की अलगार है और दूसरी तरफ इत्तेहादियों की शिकायत के अंबार। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है और दरमियान में हुकूमत फंसी हुई है। खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इत्तेहादियों को ज़ोहराने पर बुलाया ताकि अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुशावरत की जा सके। इस दौरान में अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने फिर शिरकत नहीं की। शिकायत यह थी कि जब फैसले हमसे पूछकर नहीं करने तो फिर ज़ोहराने में जाने का फायदा। दूसरा जो इत्तेहादी आए उन्होंने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगले 2.5 साल कारकर्दगी के लिए बड़े अहम होंगे और 2.5 साल कारकर्दगी के लिए होंगे और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन जीतेंगे। ये ख्वाब बहुत सुहाना ख्वाब है। मेरी दुआ है कि इसकी ताबीर मिल जाए, लेकिन फिल वक्त हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने वाले ही नहीं मिल रहे। खबरें गर्म हैं कि वफाकी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। वजारतें तब्दील होंगी और किसी की पक्की छुट्टी भी हो जाएगी। इस हवाले से आज पहला इस्तीफा मोमन खुसूसी शहजाद कासिम का सामने आया है, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया है। इसके अलावा दीगर वजारतें हैं जिनमें वजारत इत्तलात है, तिजारत, रेलवे, साइंस टेक्नोलॉजी के वज़रा की वजारतें तब्दील होने का इम्कान है। नाकिस कारकर्दगी या गैर मुतहरिक वज़रा को फारिग भी किया जा सकता है। वाकिफ़ान हाल का दावा है कि शेख रशीद या फवाद चौधरी में से किसी एक के नाम वजारत दाखिला का कुरा निकलने का इम्कान है। शेख रशीद का नाम वज़ीर इत्तलात के लिए भी गर्दिश कर रहा है। अंदर की खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। वजारत तवानाई में उमर अयूब की जगह असद उमर को लाए जाने की अफवाहें गर्म हैं। ज़राए का दावा है कि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कारकर्दगी से भी वज़ीर आज़म खुश नहीं। पहले ये वजारत खुसर बख्तियार से लेकर सईद फ़खर इमाम को सौंप दी गई थी। देखिए अब किसके नाम कुरा निकलता है। जिन वज़रा से वज़ीर आज़म खुश हैं इनमें मवासलात, समंदर पार पाकिस्तानी अमूर, आबी वसाइल और बहरी अमूर के वज़रा शामिल हैं। यानी मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, फैसल वाडा और अली जैदी से वज़ीर आज़म खुश हैं। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के भी शुगर स्कैंडल की वजह से वजारत से फारिग होने का इम्कान है। वफाकी काबीना में तब्दीली की ये अफवाहें हकीकत हैं या फसाना, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन काफ लीग नाराज़ क्यों है, किस तरह से मनाया जा सकता है काफ लीग को, और ये सब कितना ख़तरनाक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए कि जबकि अपोजिशन भी इस वक्त जल्द से जुलूस के मूड में है और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना है, तो काफ लीग अहम इत्तेहादी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर हाउसिंग जनाब तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वज़ीर हैं, काफ लीग के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि शिकायत क्या हैं आपको इमरान खान साहब से? पहले भी इस तरह हुआ, अब भी कि उन्होंने इत्तेहादियों को बुलाया है, इस वक्त उनको बड़ी ज़रूरत है इत्तेहादियों की, लेकिन आप फिर नहीं गए, काफ लीग फिर नहीं गई, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं, अहम तरीन पोस्ट है पंजाब में ये, तो फिर शिकायत क्या है? ये तो हुकूमत के सोचने की बात है भाई। अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि वफाक में या पंजाब में हमारे वोटों की वजह से या इत्तेहादियों के वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, तो फिर तो ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो ये दिल से सोचें कि इस जमात ने आज तक इस हद तक एजिटेट नहीं किया कि हमारी हुकूमत को खतरा हो, तो हम इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, जो इनके तफजात हैं उनको दूर करें। अगर हम इस हद तक नहीं गए आज तक और इस हद तक नहीं जाना कि हम इनसे अलहदा हो या इनकी हुकूमत को कोई खतरा हो, तो ये तो इनके सोचने की बात है, हमारे सोचने की बात तो नहीं। अच्छा, मुनिस इलाही साहब ने कहा है कि पीटीआई से हमारा इत्तेहाद वोटों तक था, यानी उनको आपने वोट दिए और उनकी हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान, लेकिन उन्होंने कहा कि जी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो क्या वोट का ताल्लुक हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक कायम रहेगा ये वोटों का ताल्लुक? देखिए जी, हमारी तरफ से तो कायम रहेगा। अच्छा, हमारी कोशिश होगी बेहतरीन के ये कायम रहे और आज के दिन तक तो कायम है। कोई एक इंसिडेंट बता दें जहाँ पर हमने इनको वोट ना डाला हो, जहाँ पर हमने इनका साथ ना दिया हो, इनके साथ ना ठहरे हो, लेकिन अगर ये नहीं चाहेंगे या ये चाहेंगे कि भाई हम हमारे लिए इनके घर के दरवाजे बंद हो जाएं,
तो फिर तो यकीनन हमें अपना फैसला करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती कि हम इनसे लड़के इख्तियार। अच्छा, तारिक बशीर चीमा साहब, सियासत में ये कहा जाता है कि तमाम मामला जो हैं वो डिस्कशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने दोहराना दिया, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आईं और उन्होंने अपनी शिकायत जो थी वो उनसे की और उनसे डिस्कशन की। तो आपका क्या ख्याल है कि काफ लीग का रूट को दोहराने में शिरकत ना करना एक दुरुस्त कदम है? नहीं, हमारी पोजीशन तो है। बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो मरकज में, क्योंकि इत्तेहाद है उनका पीटीआई के साथ, हमारा इत्तेहाद उनके साथ सूबे में भी है। अब सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है कि वो जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको तो सूबे इसलिए पड़ रही है कि उनकी मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमत है उन सूबों में। सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, तो इधर तो उनकी मुखालिफ जमातें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जीडीए है, बाकी है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं पंजाब में, हमारे वोटों की वजह से पंजाब हुकूमत कायम है। हमें पंजाब में भी मार पड़ रही है, पंजाब में भी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो हम क्या रोना रोए जाकर उधर खानों के ऊपर? खाने की मेज पे तो रोने नहीं रोए जाते। ये तो आप जिस दिन आप जरूरत महसूस करेंगे हमसे मिलने की, हमारी तकलीफ को जानने की, तो उस दिन हम आपको बता देंगे। और अगर आप समझते हैं कि खाना सारी तकलीफों का हल है, खाना सारे मसाइल का हल है, कि 2.25 साल के बाद मैं भी उठकर खड़ा होकर वहां पर तकरीर कर अपने तफज़ात से आगाह करता और वापस आ जाता, तो वो हम सियासी लोग हैं यार, हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, तारिक बशीर चीमा साहब साथ रहे, असद करल साहब, आप इस हवाले से कई दफ़ा बात हमारे प्रोग्राम में भी हुई है। ये बताएं, इसका मतलब तो ये तो ख़तरा है तहरीक इंसाफ के लिए। पहले भी ये हुआ, पहले कहा गया मीटिंग्स हुई जी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, तो आप नहीं हो इसका मतलब? उन्होंने बात की एक चौधरी बरादरान की, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि उनकी वज़ादारी है। और ये जो मोनस लाई साहब ने आज ट्वीट भी की है, जी जी, अब देखिए इतनी जो बेरुखी है जिसका तारिक बशीर चीमा साहब जिक्र भी कर रहे हैं, उसके बावजूद चौधरी खानदान, देखें ना मोनस लाई साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि हमारा पीटीआई से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाना शामिल नहीं। उन्होंने उनका जो ट्विटर का हैंडल है उसको टैग करके कहा। तो अब मामला ये है कि जो चौधरी बरादरान है और जिस तरह के ये इनके पास तारिक बशीर चीमा साहब के पास भी वजारत भी है, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो वो सही बात कह रहे हैं कि खाना खान को जो कहते हैं, जो पंजाबी कहते हैं, जो बैठा नजर नहीं आता उन्हें खलो के बखान की जरूरत है। शिकायतों के अंबार तो सारों ने लगाए थे, मैं वही कह रहा हूं, ये तो गए तक नहीं ना। ये तो अब मामला ये है, चीमा साहब पूछ ले, चीमा साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि इत्तेहादी जमातों की जानब से वक्तन फ़वक्तन जो है हुकूमत को जो आने वाले सामने इख्तलाफ है, तो उसकी वजह क्या होती है कि आवाम के हकूक़ का नहीं बल्कि उनके ज़ाती मफाद परस्ती जो है उसका आंसर उसमें शामिल होता है। अब आप इस जो तासर है इसको किस तरह इस जो है तासर को जो एक इसकी नफ़ी किस तरह करेंगे? सर देखिए, जाती मफादात अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, ना कोई हमने इनसे प्लॉट लेने हैं, ना इनसे मफादात लेने हैं, ना ये इस पोजीशन में है कि ये किसी को जाती मफाद दे सके। पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँ। दूसरी बात, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्योरली उन तबकात के लिए हैं जो इस मुल्क में सफर कर रहे हैं, जो इस मुल्क में पिस रहे हैं। हमने तो उन्हीं के लिए आवाज उठाई है। हम तो अपने या तो हो ना कि हम अपने मफादात, कौन सा ऐसा मुतालबा किया है जिसमें ये झलक आपको महसूस हो रही हो कि हम अपने मफादात की खातिर कर रहे हैं? हमने तो ये नहीं किया। हम तो बड़े स्ट्रेट वे रहे हैं कि भाई नहीं, खुदा के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लो, खुदा के लिए हुकूमत चलाने का तरीका बेहतर कर लो। अभी भी वक्त है। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं चीमा साहब, मैं चाह रहा हूँ बाबर डोगर साहब आप इस पर कमेंट करें कि ये क्या बाकी इत्तेहादियों से कुछ कम रखा गया काफ लीग को आपकी नज़र में? क्या चीज़ें हैं जो और वजारतें तो हैं, क्या पूरी तरह से चलाने नहीं दी जा रही वजारतें? यहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब विफाक में हैं, राजा बिशाद साहब हैं, वरीज़ लाही साहब हैं। तो समझ साहब, इसमें एक और चीज़ भी है। अभी रिसेंटली इमरान खान लाहौर आए
लाहौर आए तो उन्होंने यहाँ पर फौरी तौर पर कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऐलान किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर DCO गुजरात को तब्दील कर दिया गया, फिर होने लगे। उसके बाद सियालकोट में चेंज कर दिया गया, उसके बाद हफ्जाबाद में चेंज कर दिया गया। ये वो इलाके हैं जो चौधरियों के हैं, मगर जहाँ पर चौधरियों ने कोई ना कोई सीटें जीती हुई हैं और एक एग्रीमेंट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें वो जाहिर बात है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, उनकी भी ख्वाहिश है। जिस तरह से CM साहब अपनी मर्जी से उन्होंने 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, 6 IG चेंज कर दिए, बेतहाशा सेक्रेटरी चेंज कर दिए, तो चौधरियों ने भी तो इलेक्शन लड़ना है। तो उनकी भी ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में हमारा DPO, हमारा DCO, तो ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन इस इशू पे कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी मर्जी की उनको नहीं दी जा रही, इस पे भी खासी नाराज़गी है, खासी तलखी है। मुलाकातों में इसका मतलब है चीज़ें तय नहीं हुई कि आज तारिक बशीर चीमा साहब भी चीमा साहब के अपने ज़िला में उनके अपने हल्का इंतखाब जो उनका अपना ज़िला है वहाँ पे भी डोगर साहब भी बयान कर चुके हैं, हम भी कि उनकी बगैर 2 दिन पहले वहाँ पे कमिश्नर चेंज कर दिया गया। तो मामला ये है तारिक बशीर चीमा साहब आप फरमा रहे हैं कि जी आपके कोई जाती नहीं है, कोई आपको प्लॉट नहीं चाहिए, कोई मरात नहीं चाहिए, तो ये जो किसानों का मामला है वो सड़कों पर आए और इतना हंगामा भी हुआ, क्या वो इमदादी कीमत बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं? खाद का है, बिजली सस्ती करने का भी कहा गया है और गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने का कहा गया, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ाने का कह रहे हैं। आप इन मुतालबात के बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है जी कि हमारा तो इनके साथ झगड़ा ही ये है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमसे मुशावरत नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल, वफाकी काबीना में तब्दीली, नए लोगों का आना, किसी को फारिग करना, ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार होता है। वो जिसको चाहे काबीना में रखे, जिसको चाहे ना रखे, जिसको चाहे जो महकमा दें, जिसका चाहे जो महकमा चेंज कर दें, वो तो उनका स्वाबदीदी इख्तियार है आईनी हवाले से, उसमें तो कतन कोई शक शुबे वाली बात नहीं है और वो मर्जी का मालिक है। लेकिन मुझे हमें बदल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या तब्दील किया ना हमसे किसी ने मुशावरत की है, ठीक है, और ना आज तक हुई है हमसे सवाल। अच्छा, इस पर हमने अभी ये तफसील से बात भी करनी है। सदखल साहब, यानी वजारतें, मेरा नहीं ख्याल वैसे काफली की कोई वजारत को छिड़ा जाएगा, जो इतलात हैं ज़राए से वो तो यही हैं, लेकिन फिर भी ये इनकी शिकायत अपनी जगह है कि मुशावरत ही नहीं की जाती। अभी जो किसान पैकेज की बात है, इसका मतलब है इसमें भी काफली को कोई शामिल नहीं किया गया कि किस तरह से देखिए मामला ये है कि गुज़श्ता रोज़ भी जो अभी मैं इनका ट्वीट पढ़ रहा था मोनसलाई का, और दूसरा ट्वीट, एक तो उन्होंने वो खाने के वाले से बात की और दूसरा जो उन्होंने किया अभी कल के वाले से, बल्कि कल का यह ट्वीट कि लाहौर में उनका किसान एहतजाज जो है पंजाब ज़री पॉलिसी पर उन्होंने सवाल किया। अब जो किसानों ने, क्या किसान का काम एहतजाज करना है या अनाज उगाना? अब दूसरा वो कहता है कि सिंध गंदम की इमदादी कीमत 200 रुपये मन कर सकता है, तो पंजाब क्यों नहीं, सॉरी 2000, तो पंजाब क्यों नहीं? रोटी 2500 रुपये मन इम्पोर्टेड गंदम से महंगी होगी या अपने किसान की दाद रसी से? यानी अगर आप 2500 रुपये जो बाहर से अगर इंपोर्ट करें गंदम आपको पर मन पड़ेगी, तो अगर आप 2000 पर आप रख लें जिस तरह सिंध ने रखी है पंजाब में, तो उससे रोटी भी सस्ती पड़ेगी। और मैंने पूछा किसान की संति, आपने काबीना के हवाले से तो बात की है कि आपसे मुशावरत नहीं की जाती, वो भी आपकी बात दुरुस्त है। ये जो किसानों की बारे में बात की थी, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं जी, हम किसानों के साथ हैं, बड़ा क्लियर, कोई इसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। हम किसानों के मुतालबात में किसानों के हम साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर हाउसिंग जनाब तारिक बशीर चीमा साहब लीग के हम रहनुमा। बहुत नाराज़ लग रहे हैं, बहुत नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन पावर डोगर साहब, ये नाराज़गी अपने इत्तेहादियों से तो चल ही रही है, शिकायत के अंबार हैं ही, लेकिन जो वफाकी काबीना में तब्दीली का अब पता चल रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि काबीना के मेंबरान भी कुछ नाराज़ हो जाएंगे और नाम तो सामने आ रहे हैं, कुछ रद्दो-बदल का है, पहले भी हुई है, लेकिन किसी से एक वजारत लेकर किसी दूसरे को दे दी गई। इस दफ़ा यह है कि छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों से इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। उसामा साहब, सारा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम जो है वो भी, और सारा मीडिया, इस हमने कितने प्रोग्राम किए जिसमें हमने ये कहा कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे कार्टेल का हिस्सा हैं। कोई चीनी कार्टेल का हिस्सा है, कोई शुगर कार्टेल का हिस्सा है, कोई जनाब पेट्रोल कार्टेल का हिस्सा है, कोई आटा कार्टेल का हिस्सा है। फिर आटे की कीमत बढ़ गई,
गंदम की कीमत बढ़ गई, उसके बाद शॉर्टेज हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, चीनी कहाँ की कहाँ चली गई, मिनिस्टर कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे सोए हुए हैं। और जनाब बार बार यही है कि जनाब जो चीनी की कीमतों में इजाफे पे जो नाम आ रहे हैं आपके सामने हैं। फिर जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ शेख साहब, उन पे बार बार ये एक इल्ज़ाम लगाता है सारी, बल्कि ये कि ये तो IMF का बजट है, इसमें आवाम के लिए तो रिलीफ ही कोई नहीं है। हर चीज़ IMF से लोन लिया, IMF को वापस कर दिया, IMF से लोन लिया, उधर से वापस कर दिया। अवाम के लिए क्या लिया जा रहा है, अवाम को क्या दिया जा रहा है, महंगाई कम करने के लिए क्या कुछ किया है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर की फाइनेंशियल टीम तो फेल हो गई अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर कार्टल्स जो हैं वो अपने अपने कार्टल को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, तो सारी कौम की ये डिमांड थी कि खान साहब अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी थले झाड़ू फेरो, वहाँ पर असल आस्तीन के साथ आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनको हटाएं। तो डॉक्टर साहब आप बेला कर उनको एहसास हो गया है और तो सर अब जो बातें हो रही है ना साहब यही हो रही है। आप देखें ना, आप बात की बात की जा रही है, बाहर से देखें ना, अब्दुल रज़ाक दाऊद के हवाले से भी अब आ रही है ना खबरें। जी आ रही हैं। मशीर जो उनके हैं संतो तजारत के, उनके हवाले से आ रहे हैं कि उनकी जो वजारत है वो असद उमर साहब को दी सकती, क्योंकि उनका भी मामला आया। उमर अयूब के बारे में भी है, असद उमर क्या क्या करे, पहले असद उमर को हटाया, हफीज शेख को लेकर आए। सिक्योरिटी में गंदम और जो ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ और चीनी वाला मामला हुआ तो उनको तब्दील किया गया। उसके बाद फखर इमाम साहब आ गए, उनसे भी चीज़ें नहीं संभाली गई, उनकी तब्दीली की भी बातें आ रही हैं। फिर अभी आपने एक बताया कि एक मशीर जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जाहिर बात है रिज़ाइन खुशी से कोई नहीं करता। हाँ, नदीम बाबर साहब के हवाले से अगर जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से उनका कन्फ्लिक्ट आता था, बातें की होती थी, तो उस हवाले से भी अब तब्दीली की बात अगर हो रही है तो नदीम बाबर साहब बेशक उनके मुआवन ही हैं, तो उनका भी तो वही काम है ना IPP का, उस हवाले से भी अब देखना है क्या उनको तब्दील किया जाएगा। वज़ीर दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला के हवाले से आप देखें ना, तो पक्का लग रहा है। आप वज़ीर दाखिला के हवाले से शाह साहब जो है, एक तो उनकी उम्र खासी है, वो बीमार भी हैं, वो बीमार भी हैं, और मेरा ख्याल है कि खान साहब ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक एक्टिव बंदा लाया जाए। और डोगर साहब एक और भी वजह उनके साथ है, वो इस वक्त भी सोग में है। शेख रशीद का भी नाम भाई है। देखे ना, उनके भाई दो रिसेंटली आपको पता है इंतकाल कर चुके हैं, तो जाहिर बात है भाई, वो कहते हैं ना भाई भाइयां दी बावां, तो वो कमर टूट जाती है। वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, जो भी डिलीवर कर सकते हैं कर रहे हैं, तो नहीं इतने ऐसे पहले भी उनकी मिनिस्ट्री की इत्तला नहीं, लेकिन बीमार नहीं है, मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का ये कहा गया था कि उनकी खुद भी वो बीमार है। साहब ऐसी बात नहीं, बीमार नहीं, सेहतमंद है, लेकिन दो भाइयों का जो गम है वो छोटी बात नहीं होती। डोगर साहब ये बड़ा एक सदमा जो है उससे वो गुजर रहे हैं। कहा जा रहा है फवाद चौधरी या शेख रशीद, इनको भी अब फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के दो जगह पे नाम आ रहे हैं ना, वजारत इत्तलात के हवाले से भी उनका नाम गर्दिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वजारत दाखिला के हवाले से भी। फवाद चौधरी साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो झंडे गाड़े, उससे पहले वजारत इत्तलात में जो झंडे गाड़े, अब देख लेंगे दोबारा वो वहाँ पे। हाँ, लेकिन इससे हवाले से और देखें ना, 4 जो गुजरा है, और उस हवाले से तो क्लीन चिट उनको तो मिल गई ना। अब जो मुराद सईद साहब, और नो डाउट मुराद सईद साहब की कारकर्दगी जो है, पहली दफ़ा पाकिस्तान जो पोस्ट है, पोस्टल सर्विसेज का बजट का कितना इंक्रीज हुआ, वरना हज़ारों रुपए में ठेके दिए हुए थे। हाँ जी, लूटमार बनी थी NHA में, मवासलात में भी, और डाक पंप्स का क्या हाल था। अच्छा, फिर उसके बाद जुल्फी बुखारी के हवाले से ओवरसीज जो उनके पास जो सारा मामला है, उसके बाद है आबी वसाइल, वो इतनी बड़ी कोई एक्टिव नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब जारी बात है उनके खिलाड़ी हैं सफ़ अव्वल के। उसके बाद आ जाता है जी अली जैदी साहब, वो भी आपको पता है बहरी अमूर, और वो भी काफ़ी यानी सिंध हुकूमत का हो मामला, कोई भी मामला हो, बीच में क्लीन कराची की बात हो, तो वो एक्टिविटी उनकी चले हो रही है। इमरान खान साहब के भी दस्तो बाजू हैं, ये 4 तो उन्होंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब बाकी जो वजारतें हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं, हटाने की बात हो रही है, ज़्यादातर लोग जो है ना मिनिस्टर जो पोर्टफोलियो है, जिस तरह फ़खर इमाम की बात की रहे, पहले खसरो मुख्तियार से लेके उनको दी, उसके बाद नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी की, अब आगे तब्दीली की बात रही। उमर याब की जगह पे असद उमर को डालने की बातें हो रही हैं। क्या ये मामला ये है, पंजाब में ये सिर्फ मजीद वज़रा को, अच्छा पंजाब में 3 और अच्छा निकाला जा रहा है, और दूसरा वफाक में सिर्फ ये यहाँ नहीं है। छोटा सा डोगर साहब के पास आएंगे, छोटी सी बात। अब वजारतों की जिस तरह वजारत इत्तलात है, उसकी तब्दीली से पहले वजीर जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जो अकबर हुसैन दुरानी हैं, उनको कल तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पे उनको एस्टैब्लिशमेंट विजन रिपोर्ट करने की कहा गया, और उनसे जो उनकी जगह पे जाहिदा परवीन जो है, उनको सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात लगा दिया गया।
इसका मतलब ये है कि वजारत इतलात व नशरियात की तब्दीली जो है आलमोस्ट जो मेरा ख्याल फाइनल हो चुकी है। ये अब पता नहीं क्योंकि ये किसकी कॉन्सेंट से, क्योंकि इमरान खान साहब 1 on 1 उन लोगों को मिल रहे हैं जिनको पोर्टफोलियो तब्दील होने हैं। अब ये क्या शिबली फराज साहब की रिकमेंडेशन पे ये तब्दीली आई है या कोई नए आने वाले जो हैं, ये तो अब इमरान खान साहब को पता है। लेकिन बहरहाल ये कारकर्दगी जो है, कारकर्दगी और डॉक्टर साहब वाली बात है पंजाब के हवाले से थोड़ी सी बात मेरे वो कर ले ज्यादा कि वफाक के अलावा पंजाब में पहले भी 2 वजीर फारग किए गए। जाहिर बात है उनके पोर्टफोलियो देने हैं किसी को, एक तो इजाफी चार्ज दे दिया फयाज हसन चौहान साहब को, उनका एक पोर्टफोलियो इजाफी लेके वो फरदौस अवान साहिबा को वहाँ पे फुल फ्लैज उनको दे दिया गया पोर्टफोलियो। अब जिस तरह डोगर साहब थोड़ा सा बता दें कि वो और भी जो पंजाब के अंदर कर लें कि क्या ये कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इससे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी या ये सिर्फ दबाव को खत्म करने के लिए? क्या कोई की जगह को न्याय आएगा? क्या वो 2000 बल्कि 2200 सर्कुलर डेट खत्म कर देगा? सर्कुलर डेट कोई न्याय आएगा तो ये दबाव है सर, फेडरल गवर्नमेंट पे शदीद दबाव है। ये जो तो कारकर्दगी बेहतर करने के लिए किया जा रहा है ना सब, अल्टीमेटली दबाव में ही कि परफॉर्मेंस बेहतर की जाए। अवाम जो है वो सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं है, ये चीज़ मान लें। जब तक महंगाई है, जब तक बेरोजगारी है, जब तक अशिया जो है वो नहीं मिलेंगी, जब गंदम महंगी होगी, नया बंदा आके आप बिजली महंगी को ले आएंगे तो क्या सर्कुलर डेट वो खत्म कर सकेंगे? 2250 अरब रुपए का 2000 अरब से बढ़ गया है तो असद उमर क्या कर लेंगे? वरना वो आज कोई ऐसा फार्मूला दे दें कि उमर यूब को वो कर लें। का जो हाल था कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक कर लेंगे, कम से कम कोई थोड़ा सा डंडा देंगे, कोई इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ तो एफर्ट करेंगे। अब इमरान खान के सबसे पुराने साथी हैं, सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं सर, उनसे पहले वजारत लीग भी गई थी खजाना की और फिर हफीज शेख साहब को लाया गया था। हफीज शेख साहब से भी मुतमईन नहीं है, क्या करें? किसको लेकर? सर वो डिलीवर जो नहीं कर रहा उसको क्या करें? उसी के साथ चलते जाए। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा, सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, कोई चीज सस्ती मिल नहीं रही। आप तो आप जो कह रहे हैं 2.5 साल के बाद ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही है। आप अगर हाउसिंग ऑर्डर कर रहे हैं, इमरान खान साहब हाउसिंग ऑर्डर कर रहे हैं, बिलाकर उनको जब इदराक हो गया है कि ये खिलाड़ी इस जगह पे मुनासिब नहीं है। साहब मेरा एक सवाल है जी जी कि पंजाब में भी कोई बड़ी तब्दीली होगी? इनके पंजाब में इमरान खान साहब को जो 10 तरफ आपका इशारा है ना, वहां पर जो बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह आपका इशारा आ रहे हैं, जहांगीर तरीन आ रहे हैं। हाँ वो बिल्कुल आ रहे हैं, 7 माह बाद मेरे ख्याल गालिबन 7 माह हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरफ आपका इशारा है ना कि पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली वो तो आ नहीं रही। हाँ कुछ छोटे मोटे जिस तरह कुर्बानियां हो रही हैं। अच्छा मुझे पता है पंजाब के जा रहे हैं 3 छोटे मिनिस्टर पंजाब बड़ी कुर्बानी को ना रखें। मैं ये आपको बता रहा हूं 3 वजीर मजीद फारिग हो रहे हैं पंजाब से। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और यूएस इलेक्शन पर बात करेंगे। अब पता चला अमरीकी सदारती इंतखाब कंट्रोवर्सी से खाली नहीं था और अभी भी झगड़ा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब भी सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अदालत चले जाएंगे, वो रिजल्ट्स को मान नहीं रहे। अभी क्लियर कट मेजॉरिटी तो नहीं मिली, लेकिन जो बाइडन को बर्तरी बहुत ज़्यादा हासिल हो चुकी है। सिर्फ 6 और इलेक्टोरल वोट्स उनको चाहिए और उनको 270 वोट मिल जाएंगे तो फिर वो सदर बन सकते हैं। लेकिन ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किलात में घिरा है इस वक्त अमेरिका और इतनी कंट्रोवर्सीज इसमें जनरेट हो चुकी हैं इलेक्शन में। लगता है कि अभी कई महीनों तक इसकी गूंज रहेगी, अदालत में मामला जाएगा, ट्रंप जो है कोशिशें करते रहेंगे। बाबर डोगर साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका में भी इलेक्शंस मुतनाज़ा हो सकते हैं। कोई कह रहा है कि जी ये जो मेल के थ्रू वोटिंग हो रही है इसको नहीं मानेंगे तो आगे और गड़बड़ हो सकती है। वैसे अभी तो बर्तरी काफ़ी है, लेकिन जैसे ही ये कम हुई, बर्तरी क्लोज हुआ मार्जिन, तो और ज़्यादा बहस इस पर होगी कि जी थोड़े से वोट्स इधर हो गए उधर हो गए। ट्रंप ने कहना है, उन्होंने तो शोर डाल ही रखना है। उसामा साहब, ट्रंप ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो बड़ा उसने क्लियरली जो अपनी इंटेंशन है वो वाज़ेह कर दी है। पहली बात तो ट्रंप ने अपने कार्ड बड़े अच्छे खेले हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक खातून जज को जो उसमें अपॉइंट किया था, उसमें 2 बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, लेकिन उसने अपनी एक मर्जी की जज वहाँ पर अपॉइंट कर दी। उसके बाद ज़ाहिर बात है उसको जहन में ये चीज़ थी कि आगे इलेक्शन भी होने हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसने पहले ही कह दिया था कि जनाब मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर मेरे ख़िलाफ़ रिजल्ट आता है। तो कल भी उसने एक तो अपनी जीत का अनाउंस कर दिया और साथ यही कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ फैसला हुआ तो मेरे जो वोट हैं वो छीनने की कोशिश की जा रही है।
ये वर्ड थे कि मेरे वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है और जो वोटिंग है उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए, काउंटिंग को फौरी तौर पर रुकवाया जाए और रिजल्ट अनाउंस किया जाए, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जो बाइडेन को वादे तौर पर बढ़तरी हासिल है, लेकिन अभी तक जो फ्लोटिंग स्टेट्स हैं उनसे अभी तक जब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं होते कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता फाइनली। लेकिन एक चीज़ ट्रंप ने क्लियर कर दी हुई है कि अगर फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, और सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर भी कि वहाँ पर उसकी अपनी एक जज भी बैठी हुई है और साथ साथ उसने अपने जो वकला हैं उनकी भी टीम तैयार कर ली हुई है। तो अल्टीमेटली ये कंट्रोवर्सी जो है ये आगे चलनी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो ख़तरनाक है, एक तरफ बाराक ओबामा जो है उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई, जो काला वोटर था उसको उन्होंने बिल्कुल मोबिलाइज किया। और ट्रंप जो है उन्होंने भी नस्ली बुनियाद पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, तो अमेरिका में फसादात जो हैं उसका भी एक बहुत शदीद ख़तरा है। तो ये आने वाले दिनों में हालात ख़राब होने का अंदेशा है। ट्रंप जो है और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट साहब वो इसमें उसका भी बड़ा रोल होता है हमेशा, पेंटागन, CIA। अब जिस तरह के हालात देख रहे हैं अमेरिका, कभी दहाइयों में इस तरह नहीं देखा गया। ये फसादात भी साथ, डॉलर नीचे जा रहा है, चीन ऊपर आ रहा है, उससे जंगें छिड़ी हुई हैं। ट्रंप ने किया कि जनाब हर जगह से वापस आना है। अफगानिस्तान से फ़ौजों की वापसी अगर बाइडन भी आ जाते हैं तो वो भी होनी है। वो इन्फ्लुएंस जो अमेरिका का था वो कम हो रहा है और शायद बाइडन भी उसको दोबारा रिवाइव ना कर सके। अब देखें कि जो दुनियावी सुपर पावर है और जिस तरह देख रहे हैं आप अमेरिका, नो डाउट कि रशिया के जो तोड़ फोड़ के बाद अब मामला ये है कि जो डोगर साहब ने लास्ट बात की है ना कि नस्ली तसब, नस्ली फसादात, और वहाँ पे जिस तरह स्याह फार्म और जो गोरे जिस तरह एक साइड पे उनको रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, एक साइड पे ट्रंप जो है अपने जो लोकल अमेरिकन हैं उनके राइट्स के लिए, और जिस तरह इमिग्रेंट्स के हवाले से उन्होंने जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए सख्त कानून बनाए और बहुत सारी जो लॉबीज़ हैं इन्वॉल्व है। अब मामला क्या है, ट्रंप साहब जो है आपने पता है पहले भी जब ट्रंप पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप आए तो उस वक्त भी उनके खिलाफ थी इस्टेब्लिशमेंट। आपको पता जितने पोल्स हो रहे थे उनके खिलाफ हो रहे थे, CIA, पेंटागन सब उनके खिलाफ थे। उसकी वजह यह है कि वो वाशिंगटन के जो इनसाइडर है या उनके सर्कल के जो इस्टेब्लिशमेंट के या वाशिंगटन जो एलीट है उसका वो क्लब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो इनसाइडर नहीं है, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो वो पहली मरतबा भी ये सारा कुछ होने के बावजूद, सारा मीडिया, सारे पोल खिलाफ होने के बावजूद वो आगे अगर उसको रिजल्ट को देखें, के आने से इनके नताज को अगर देखें, CNN से तिजारती जंग अलग हो गई, कौंसल खाने जितने वो नेटो के ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे, तारीखी थे, इत्तेहादियों के साथ उस तरह ताल्लुकात नहीं रहे अमेरिका के, हत्ता के कई जगहों से निकल गए। ट्रंप ने कहा देखिए वो हार्ड लाइनर है, ना तो वो CIA की बात सुनते हैं, ना वो पेंटागन की सुनते हैं, वो अपनी मिजाज के आदमी है और किसी की वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जो बाइडन जो है वो जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट को पता है, या जो पेंटागन है कि वो जो बाइडन जो है पुराने भी हैं, मेरा ख्याल गालिबन का सदर भी रहे, बैकग्राउंड गालिबन का शायद आर्मी से भी है शायद, डोगर साहब अगर मैं गलत नहीं, ओबामा के भी रहे। मामला ये है कि अब देखिए जो मैं बात पहले 3-4 दिन पहले से भी मैं कर रहा हूँ, ये जब से कि जो पोस्टल बैलेट के हवाले से आप बात अगर करें तो वही जो डोनाल्ड ट्रंप है कि वो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सारे वो सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी एंटी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और जो बाइडन के जो प्रो जा रही हैं। अब वो जो सदर अमेरिकी होते हुए भी वो अगर इन रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं कि उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं, नताइज में डिले किया जा रहा है, नताइज रोके जा रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ें भी एग्जाम्पल सामने आ चुकी पहली दफ़ा अमेरिका में कि पोस्टल बैलेट के अंदर एक बंदा 80-80 वोट डाल रहा है और फिर जो पोस्टल बैलेट का जो डिले किया जा रहा है। अब देखें अब इस 2-3 दिन से वो शोर मचा रहे। अब जो बाइडन के 264 वोट है और अब तक जो काउंट हुए हैं, जो सामने रिजल्ट आ रहे हैं वो 214 वोट है डोनाल्ड ट्रंप के। अब उनको सिर्फ 6 वोट चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए 56 वोट। तो अब ये बहुत बड़ा फर्क है। अब ये इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शोर मचा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट वाले जो अभी काउंटिंग में शामिल नहीं हुए उसके अंदर बहुत सारे घपले हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे हक में वोट आ रहे हैं वो बैग भर के गायब किए जा रहे हैं और जो बाइडन के हक में आ रहे हैं उन वोटों को जो है कंसीडर किया जा रहा है और जो उनके हक में है उनको डिले भी किया जा रहा है, उनको वहाँ से काउंट भी नहीं किया जा रहा, वो बैग भरे उधर पड़े हुए हैं, 80-80 ठप्पे लग रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है इसलिए कि जो आपको मैं बताया कि वहाँ की जो वाशिंगटन जो यानी और फिर ये पहली दफ़ा तसादम हो रहे हैं, स्याह फार्म और इनके आपस में बाकायदा
वहां पे बलवे हो रहे हैं, इस तरह की लेकिन आपस में नेक टू नेक जो है हेड ऑन हुए हैं। ये पहली दफा इस तरह हुआ है, कभी पहले अमेरिकन इलेक्शन में इस तरह की नहीं हुआ। 56 वोट अगर पीछे हैं तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो अब इस, लेकिन वो 40 रह गए हैं। इसमें ये पहली दफा होगा कि अमेरिका में ये जो नताज होंगे, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो वो पहले करने की बात कर चुके हैं। पहली दफा होगा कि ये अमरीकी इंतखाबात जो एक सिंबॉलिक होता था, आइडियल होता था जमहूरियतों के लिए, वो मेरा ख्याल अब मुतनाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो हर इलेक्शन जो आने वाला जो हारता है वो कहता है जी मेरे साथ धांधली होगी, और जीता है जो वो कहता है शफाफ इलेक्शन थे। मेरा ख्याल इस दफा अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ये नारा लगाते हुए देखेंगे, आपको लगाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह यहाँ पे नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का नारा कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों हराया। ये पहली दफा ये अमेरिका हो जाए तो और बात है के अंदर हो रहा है। मजीद 40 इलेक्टोरल वोट काउंट होना जो हमारे आखिरी इत्तलात थी उसमें बाकी हैं, चूंकि और 2 मेरा ख्वाजा सराफ भी पहली दफा सेनेट में आए हैं अमेरिका में। गालबत डोगर साहब, हाँ जी बाब डोगर साहब, अब ये 50 की एक तरह से लीड है जो बाइडेन की, और 40 इलेक्टोरल वोट्स जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कम बेशी हो जाए, वो बाकी हैं। तो अब जीत तो फिर पक्की है बाइडेन की एक तरह से, सिर्फ 6 और उनको चाहिए, तो वो मिल ही जाएंगे 50, अभी 40 और अभी इलेक्टोरल वोट्स रहते हैं। अब वो तो नजर आ रहा है इसमें तो, लेकिन वो ये कंट्रोवर्सी नहीं खत्म, वो ट्रंप ने जाना ही जाना है। ट्रंप जो है वो एक रवायती सियासत नहीं करते, उनका सियासत का ज़्यादातर जो उनका पॉलिटिकल माइंड है, जो सियासत का अंदाज़ है, वो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह की सियासत चलती है, जैसे इंडिया में चलती है, जैसे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में चलती है, उसका बड़ा गौर से उसका मायना करते हैं, बड़े गौर से उसको देखते हैं, और वो अमेरिका की रवायती सियासत नहीं करते। आपने वहाँ पर देखें तो उन्होंने पहले ही से इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर दिया था। उनको पता था कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या है, उनको पता था कि एक बड़ा सख्त मुकाबला है, तो उन्होंने एक आम अमेरिकी के दिन में ये पहले ही डाल दिया था कि जनाब ये इलेक्शन जो होंगे ये रिग्ड होंगे, ये कंट्रोवर्शियल होंगे और मुझे हराने की कोशिश की जा रही है। अब जो बाइडन जीत जाए, जाहिर बात है बड़ा क्लोज मामला है, तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो मुतनाज़े रहेगा, क्योंकि वो तो बार बार यही कही जा रहे हैं। उन्होंने तो इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि मुझे हराने की कोशिश की जा रही है और मुझे हराया गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं वाइट हाउस से बाहर नहीं निकलूंगा और मैं इस रिजल्ट को नहीं मानूंगा। लेकिन एक तो चीज इस तरह की जो बातें हैं, ये देखें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो फॉर्मर साबका प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, वो भी यही चीज़ें कहते रहे हैं। तो उनकी सियासत पे खासा असर है। तो मुझे लग रहा है कि कल वो ट्रंप जो है, जैसा खरल साहब ने कहा, वो भी वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला कि जो है ना उसकी कैंपेन चलानी शुरू कर देंगे और वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना शुरू कर देंगे कि ना मुझे जबरदस्ती निकाला गया। और इसके बीज उन्होंने पहले बो दिए थे, यानी कि वो उनका वो एक क्लेवर तेज है, गैर रवायती सियासतदान है और हर वो चीज़ करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी फैल सके। तो उन्होंने बड़े तरीके से कामयाबी से इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को कंट्रोवर्शियल बना दिया। एक रिवायात रही हैं वो उसके बिल्कुल खिलाफ गए। मिसाल के तौर पे अमेरिका को होता था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बड़ा रखना है मुख्तलिफ जगहों पर, इन्होंने आकर कहा जी सबसे वापस बुलाओ, हमारा बड़ा खर्चा हो रहा है। फिर ऐसी हम नेटो में घुसे हुए हैं, इतने करते हैं, फिर ये कि जी फैलने की ज़रूरत, हमारी कंपनियां यहाँ पर आएँ, यहाँ जॉब दूंगा। तो वो अवामी हिमायत इस तरह से बहुत ज़्यादा समेटते थे। बहरहाल ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस की, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ भी कंट्रोवर्सी है, वहाँ भी यही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी धांधली हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान क्या कह रहा है, वो तो बिलावल भुट्टो साहब के कह रहा है कि उन्होंने भी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं। 15 नवंबर को इलेक्शन होने हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ, भरपूर कैंपेन चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में हैं। मरियम साहब भी वहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये तो खुद नौकरी पर है, इसके पास इख्तियार नहीं है, अब आके इसने किस तरह से सूबा बनाने का नारा लगा दिया। लेकिन साथ एक चीज़ वो एडमिट कर गई, इतराफ़ कर गई कि 8 से 9 लोग उनके तोड़ दिए गए हैं 16 में से, यानी वो छोड़ कर चले गए हैं। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है नून लीग के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है गिलगित बल्तिस्तान के
कि फ़ौज को तैनात नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन में। तो ये अब जिस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट की जाती थी, मेरा ख्याल है असद करल साहब अब कम से कम ये तो नहीं होगा। पहले जो खुद हुकूमतें बनाते थे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक केयर टेकर सेटअप, वो कहती थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन कहता था और ये शिकायतें देते थे, सब मिलकर कहते थे फ़ौज होगी मौजूद तो कुछ नहीं हो सकेगा, हमें पता है फिर फ्री एंड फेयर होंगे, कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, कोई हंगामा राई तोड़ फोड़ खतरा नहीं, इतने सेंसिटिव पोल्स होते थे। वहाँ ऐलान हो गया जी फ़ौज होगी नहीं। तो अब मुझे लगता है एक काम तो कम से कम मान लें कि अब ये फ़ौज के खिलाफ कुछ ना बोले कि जी ये हो गया, कल को ये ना कहें कि जिन्होंने मेरा ख्याल एक अच्छी बात है हालांकि बावजूद इसके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो प्री इलेक्शन जो मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम पार्लियामानी पार्टी और जो पार्टी के लीडर और सरबराहान को बुलाया गया था, और उस हवाले से जब बात हुई थी जो जमहूरियत के नंबरदार हैं उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमें DGISA की गारंटी चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, बजाय इमरान खान साहब या किसी वजीर के जो उस वक्त बाकी लोग भी थे या इलेक्शन कमीशन के या वजीर आला के। उन्होंने कहा था कि DGISA जनरल फैज़ हमीद अगर गारंटी दें कि फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर हम मानेंगे। अब एक तो अच्छा हुआ कि चले कम से कम फ़ौज अगर तैनात नहीं हुई तो अब इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पूरी तरह आपको पता है कैंपेन चला रहे हैं, बावजूद इसके PDM सारी चीज़ें छोड़ के वो उसका फोकस वहाँ पे है। और वहाँ मरियम साहिबा वहाँ पे एक दूसरे के मुखालिफ, मरियम साहिबा भी वहाँ पे पहुँच गई। ये ऐसे ही होगा जैसे अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब आपस में बलूचिस्तान में भिड़ गए थे और इस वजह से अचकज़ई साहब को भी एक सीट ऑलमोस्ट मिली है, मेरे ख्याल एक MP है शायद उनका असेंबली में, और फजल रहमान साहब के लोगों को हराने में अचकज़ई साहब के लोगों का बड़ा किरदार था और मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों को जो शिकस्त देने में मौलाना फजल रहमान साहब के उम्मीदवारों का वहाँ पे बड़ा रोल था। यही थे बलूचिस्तान में आपस में आमने सामने थे, रनर अप इन्हीं के लोग होते थे आपस में। यहाँ पे भी ये होगा कि जो बिलावल साहब और जो मरियम साहिबा हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आई कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर अब इलेक्शन में जो रिगिंग होगी उसका इल्ज़ाम लगाएंगे, जो 8, 9 उनके 16 में से लोग टूटे हैं, क्या उसके जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है? तो जहाँ तो पीपल्स पार्टी जीतेगी या नून लीग वो ठीक होगा, जहाँ रनर अप में तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला हुआ वो रिगिंग गई। 8, 9 अगर इनके लोग टूटे हैं तो अब अगर घेराव करो उनका, अच्छा अब बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये यहाँ तक नहीं मामला बहुत आगे जा रहा है उसामा साहब। अभी आप देखें ना अब्दुल कादिर बिलोच साहब जो एक बड़े जीरक और सीनियर पॉलिटिकर नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था, बाजार से वाले और लोग उनके साथ हैं। अच्छा वो है, अभी आप बात कर रहे थे वो चमकनी साहब का वो चमकनी साहब और नायब सदर हैं और इसके अलावा उनके साथ और साथ आप कह रहे थे वुमेन विंग की हेड है, 15 से ज्यादा लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग हैं पंजाब के अंदर जिस तरह इनके लोग सिरक रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, अब वो अज़मा बुखारी साहबा हों या मरियम साहबा, आज देखें ना वो वहाँ पे फीलिंग आ रही है, वो चीज़ें बार बार उनको बोलनी पड़ रही हैं कि जी जो हमारे बयानिए से नहीं है वो चला जाए, वो बल्ले के जो है इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े। इसका मतलब ये है जो हम बात कर रहे थे ये उनको भी पता है और बड़ी तेज़ी से लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब मरियम साहब वहाँ पे जा कह रही कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, वोट चोरों के आगे साथ नहीं झुकाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। जो चोरी होना थी हो गई, अब इसके बाद अवाम इजाज़त नहीं देंगे। अब मामला ये है कि मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, फ़ौज जो है वहाँ पे नहीं है, अब आप कैंपेन चला रहे हैं आज़ादाना, मरियम साहिबा चला रही है खिलाफ वर्जियां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ादाना कैंपेन चला रहे हैं। अगर आपके 8-9 लोग चले गए तो अपनी खुशी खुशी गए। अगर आपको लोग वोट नहीं दे रहे, आपके बयानिए को आपके लोग छोड़ रहे हैं, तंजीमी छोड़ रहे हैं, MNA, MPA, सेंटर वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। यही बात तो आवाम जो है आपके बयानिए से अगर नहीं शामिल तो आपको वोट नहीं देंगे, तो इसमें कसूर किसका है? गिलगित बल्तिस्तान में वो बयानिया शायद दिखना ही नहीं है, इसी वजह से वो इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रही। वो कह रही है नवाज शरीफ जब आया तो 3 साल में हमने जितना काम कर दिया गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ नहीं बिकनी कि आप फौज के खिलाफ बात करें। अदारों को टारगेट कर रही हैं। आज आप उनकी तकरीर सुने, उसमें भी उन्होंने अदारों को टारगेट किया। वो तो स्क्रिप्ट तो उन्होंने पढ़ना है ना, वो तो मजबूरी है। आप देखें सबसे पहले तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ना ये प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया है या उनको वो हम भाग गए हैं। वो भाग बयानिए की वजह से ये वही बयानिए है खुद बयानिए की वजह से भाग गए। ये जो 2018 के इलेक्शन थे जिसमें नवाज शरीफ साहब जो बार बार शोर मचा रहे हैं
कि जी हमारे कैंडिडेट्स को ख़रीद लिया गया, पहले से इलेक्शन रिजल्ट चेंज करवा दिए जाते हैं, पहले से ये कर लिया जाता है। अब मसला ये है कि ये एक अलहदा बात है कि जिस बयानिए पे मरीम नवाज और नवाज शरीफ चल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट जो हैं या उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो उस बयानिए के साथ नहीं चलना चाहते। सबको पता है कि अदारों को टारगेट नहीं करना। अदारे हमारे अपने अदारे हैं, हमारे सलामती के अदारे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के अदारे हैं। किस तरह से पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, अगर हम उनको गालियाँ देंगे, अगर हम ये कहेंगे कि जनाब वो पाकिस्तान की जो भी इशूज़ हैं वो उनकी वजह से हैं या उन पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो उससे वो डिमोरलाइज होंगे। और अगर मेरा मतलब है कि सियासत में आप सियासत करें, इमरान खान साहब की पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ है तो 100 दफ़ा करें, मरीम इस तरह के 10 जलसे और करें। इमरान खान महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस इशू पे हम भी उसके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, सारी अवाम उनके साथ खड़ी हुई है कि बिल्कुल आप इमरान खान साहब की सियासत को टारगेट करें, उनकी पॉलिसीज़ को टारगेट करें, ये आपका राइट है। लेकिन आइन के अंदर रहते हुए मरीम साहिबा, आइन आपका नहीं है कि जहाँ दिल करे आप आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ दें। मगर आइन में बड़ा क्लियरली है कि अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सलामती के अदारे जो हैं उन पे इस तरह से उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा, उन पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, अदलिया पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। और यही वो काम आप कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं सलामती के अदारों को। मुझे एक बात बताएं सामा साहब, एक मिनट ठहर जाए। ये जो नारे लगवाती हैं मरीम नवाज अपने जलसों में कि ये जो दहशतगर्दी है या ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फिर कहते हैं कि हम अदारों को टारगेट नहीं करते, हम तो उन लोगों को करते हैं। वर्दी तो रिप्रेजेंटेटिव है पाक सारे अदारे की नुमाइंदा है, तो फिर आप तो ये तो आइन शिकनी है। आपके वालिद मोहतरम को, आपके चचा को, वह चचा की गिरफ्तारी से आप खुशी हैं, वो अलहदा से खुश हैं कि मैं इस बयान मैं आपको यही बात पे काट रहा हूँ। आज की पूरी तकरीर में मरियम, नवाज शरीफ और परवेज रशीद का 6 दफा नाम लिया, मैंने पूरी तकरीर सुनी है, कहीं शहबाज शरीफ का कोई नाम नहीं है। वो कैसे वो सदर है PMLN के, डॉक्टर साहब वो नाम लेने के लिए वो तैयार नहीं है। साहब अदालत में पता क्यों गई थी मरियम साहिबा? सिर्फ इसलिए गई थी कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, कोई मसला ना बन जाए, कोई उनकी डील ना हो जाए, क्योंकि हमारे बयानी को छोड़ के जो भागे हैं शहबाज शरीफ साहब बेल वापस लेके, आपको पता है ना, बेल वापस लेके वो जेल में भागे। उन्होंने वो चॉइस हमारे अडॉप्ट की, नैब की यूज होती है प्लेइंग विद द गैलरी, यानी कि आप ड्रामा रचाकर गैलरी के जरिए से वो चीज़ शो कर रहे हैं जो है नहीं है। मरियम नवाज को पता है शीन लीग बनने जा रही है, मरियम नवाज को पता है कि शीन लीग के लोग आपस में मिल रहे हैं, ये ज़बरदस्ती वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर पहुँच गई। पहले भी इन्होंने, आज से मुझे पहले पता कि जब मरियम के और शहबाज शरीफ के खिलाफात क्लियर थे, वाजे थे, उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया कि चचा जान, जबरदस्ती का एक ट्वीट था, लग रहा था कि ये बस हमजा के बारे में पहले भी जो पिक्चर जारी हुई, अभी भी जो पिक्चर देख ले जो हमजा के बारे में सारी वो पता लग रहा है, देखे ना, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि जनाब दुनिया को दिखाने के लिए, अदरवाइज मरियम का वहाँ जाना ये शो करता है कि दाल में कुछ काला है, वो इख्तिलाफात भरपूर है, वो ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब जो बेल लेके वापस भाग के अंदर बैठे हैं ना नैब और जेल में, और हमजा वो चाहती है इनको साथ टैग रहे और ताकि इनको कोई रिलीफ ना मिल सका, और ये वो टाइम खत्म, इदारों को ये तासर देने की कोई काम तो इंशाल्लाह कल हम इकट्ठे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला।